हेलो दोस्तों। आज के वीडियो में हम क्लास 11th के मैथ्स का फंक्शंस का टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। और आज के फंक्शंस के इस लेक्चर में मैं आपको फंक्शंस के डेफिनेशंस, फंक्शंस से रिलेटेड जितने भी पैरामीटर्स होते हैं जैसे कि इमेजेस, प्री इमेजेस, डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज, इन सब के बारे में इस लेक्चर के अंदर मैं आपको डिस्कस करके बताने जा रहा हूँ। तो स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। आइए शुरू करते हैं आज का एक और प्यारा सा लेक्चर। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको रिलेशंस के बारे में बताया था और अभी हम सबसे पहले फंक्शंस के डेफिनेशंस को समझेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले फंक्शंस के डेफिनेशन को हम समझने जा रहे हैं, वो भी एग्जाम्पल से। फंक्शन को मैपिंग भी कहा जाता है। तो यहाँ पर हम इसे लिखते हैं और मैपिंग। याद रखेंगे फंक्शन के दो नेम्स होते हैं, फंक्शन या मैपिंग। अब फंक्शन क्या होते हैं इसे हम सबसे पहले यहाँ पर एग्जाम्पल्स के थ्रू समझ लेंगे, उसके बाद हम इसके डेफिनेशंस को डिफाइन करेंगे। तो फंक्शन सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि फंक्शन हमेशा एक नॉन एम्प्टी सेट से दूसरे नॉन एम्प्टी सेट के बीच एक रिलेशन ही होते हैं। फंक्शन हमेशा एक नॉन एम्प्टी सेट से दूसरे नॉन एम्प्टी सेट के बीच हमेशा एक रिलेशंस के वैल्यू ही होते हैं। बट इन रिलेशन में कुछ कंडीशंस होते हैं जिसके कारण से यह रिलेशन एक फंक्शंस के वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। तो यह कंडीशंस क्या होते हैं, इन्हीं कंडीशंस को हम यहाँ पर इस एग्जाम्पल में समझने का कोशिश करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए हम यहाँ पर दो नॉन एम्प्टी सेट लेने जा रहे हैं। सेट ए, इसमें एलिमेंट्स हैं 1, 2, 3, 4 एंड 5। एक दूसरा सेट लेने जा रहे हैं बी, इसमें एलिमेंट्स हम मान लेते हैं 0, 6, 4, 7। यह 4 एलिमेंट्स हैं। अब यहाँ पर सेट ए से सेट बी में टोटल कितने डिस्टिंक्ट्स रिलेशंस होंगे यह मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में बताया है, वह आप आसानी से निकाल लेंगे। तो यहाँ पर सेट ए से सेट बी में हम 3 रिलेशंस को डायग्राम के थ्रू शो करने जा रहे हैं और उसी में हम आपको बताएंगे कि यहाँ पर इन 3 रिलेशन में से कौन से रिलेशंस यहाँ पर सेट ए से सेट बी में एक फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर हम 3 डायग्राम को ड्रॉ करने जा रहे हैं। यह रिलेशन सेट ए से सेट बी की ओर है और इस रिलेशन का नाम हम एज्यूम कर लेते हैं R1। यह सेट ए है जिसमें एलिमेंट्स 1, 2, 3, 4 एंड 5 और बी में 0, 6, 4, 7। और सेट ए के एलिमेंट सेट बी के एलिमेंट या सेट बी है। यहाँ पर सेट ए के एलिमेंट सेट बी के एलिमेंट से कुछ इस तरह से रिलेटेड हैं। ठीक है, यह रिलेशन का नाम R1 है। एक दूसरा रिलेशन हम लेते हैं यहाँ पर, फिर से सेट ए है, सेट बी है। इस रिलेशन का नाम हम R2 रखते हैं। ठीक है, R2 इज ऑल्सो ए रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। ठीक है, और सेट ए के एलिमेंट्स यहाँ पे 1, 2, 3, 4 एंड 5 और बी में 0, 6, 4, 7 और यहाँ पे कुछ इस तरह से कनेक्टेड हैं सेट ए के एलिमेंट बी से। ठीक है, यह रिलेशन R2 है, सेट ए से सेट बी में यहाँ पर डिफाइंड है। एक तीसरा रिलेशन लेते हैं, यह भी सेट ए से सेट बी के बीच डिफाइंड है। सेट ए सेट बी 1, 2, 3, 4, 5 सेट ए के एलिमेंट्स को यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है 0, 6, 4, 7। इस रिलेशन का नाम हम R3 रखते हैं। ठीक है, अब इसके एलिमेंट्स यहाँ पर किस तरह से रिलेटेड हैं यह मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर रिलेशन R1, R2 और R3, यह 3 डिफरेंट रिलेशन सेट ए से सेट बी में आपको दिखाई पड़ रहे होंगे। ठीक है, अब इन तीनों रिलेशन में जो रिलेशन फंक्शन यहाँ पर है वह रिलेशन R2 है। इन तीनों ही रिलेशन में जो रिलेशन एक फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है वह रिलेशन R2 है। मतलब R2 एक फंक्शन है सेट ए से सेट बी में। तो यहाँ पर ऐसा क्या है जो R2 एक फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है सेट ए से सेट बी में। तो यहाँ पर ऐसी 2 बातें हैं
जो एक रिलेशन को एक सेट से दूसरे सेट के बीच फंक्शन होने के लिए होनी चाहिए। इन दो बात में से जो पहला बात है, यानी कि जो पहला कंडीशन है, वह यह है कि फर्स्ट सेट का एवरी एलिमेंट सेकंड सेट के किसी न किसी एलिमेंट से कनेक्टेड होना चाहिए फंक्शन होने के लिए एक सेट से दूसरे सेट में। दिस इज द फर्स्ट कंडीशन, दैट एवरी एलिमेंट ऑफ फर्स्ट सेट मस्ट बी रिलेटेड टू सम एलिमेंट्स ऑफ लेटर सेट या सेकंड सेट। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं फर्स्ट सेट, यहाँ पे एरो डायग्राम में एरो देखना है किस सेट से किस सेट की ओर गया है। क्योंकि यहाँ पे एरो फर्स्ट सेट से सेकंड सेट की ओर यहाँ पर गया है, यह एरो आपको दिखाई दे रहा है, तो इसलिए फर्स्ट सेट यहाँ पर सेट ए कहलाएगा। और फर्स्ट सेट का हम देख सकते हैं एवरी एलिमेंट से एरो निकला है और यह सेट बी के एलिमेंट्स की ओर गया है। तो हम कह सकते हैं फर्स्ट सेट का यहाँ पर एवरी एलिमेंट सेट बी यानी कि बाद वाले सेट के एलिमेंट से रिलेटेड है। ठीक है, यह पहला कंडीशन हो गया। और दूसरा कंडीशन कि फर्स्ट सेट का कोई भी एलिमेंट सेकंड सेट के एक से अधिक एलिमेंट से रिलेटेड नहीं होना चाहिए। दूसरा कंडीशन जो कि फंक्शन होने के लिए एक रिलेशन को होनी ही चाहिए, वह यह है कि फर्स्ट सेट का एक भी एलिमेंट सेकंड सेट के एक से अधिक एलिमेंट से रिलेटेड नहीं होना चाहिए। तो सेकंड कंडीशन में हम देख सकते हैं फर्स्ट सेट का 1 सेट बी के ओनली 6 से रिलेटेड है, क्योंकि यहाँ से 1 से मात्र एक एरो निकला है और 6 के पास गया है। इसी तरह से 2 से भी एरो निकला है और यह सिर्फ 6 से रिलेटेड है, मतलब यहाँ पर 2 भी एकमात्र एलिमेंट 6 से रिलेटेड है। 3 मात्र 4 से रिलेटेड है, 4 मात्र 7 से रिलेटेड है और 5 भी मात्र 7 से रिलेटेड है। ठीक है, तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि फर्स्ट सेट का कोई भी एलिमेंट सेकंड सेट के एक से अधिक एलिमेंट से रिलेटेड नहीं है। तो यह रिलेशन फंक्शन होने के लिए जो दो मात्र कंडीशंस होने चाहिए, इन दोनों कंडीशंस को यहाँ पर कंप्लीटली फुलफिल कर रहा है। इसलिए यह रिलेशन R2 सेट ए से सेट बी के बीच एक फंक्शंस को रिप्रेजेंट करता है। सेट ए से सेट बी के बीच एक फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है। सेट ए से सेट बी के बीच बहुत सारे फंक्शन हो सकते हैं, उन्हीं में से एक फंक्शन को रिप्रेजेंट करने वाला रिलेशन यहाँ पर R2 है। क्या यह दोनों कंडीशन R3 और R1 यहाँ पर फुलफिल कर पा रहा है? आइए देख लेते हैं। तो R1 सेट ए से सेट बी के बीच एक रिलेशन को रिप्रेजेंट करता है, नो डाउट। फंक्शन होने के लिए फर्स्ट कंडीशन है कि फर्स्ट सेट का एवरी एलिमेंट बाद वाले सेट के किसी न किसी एलिमेंट से रिलेटेड होना चाहिए। हम देख सकते हैं यहाँ पर फर्स्ट सेट के 1 से 2 से 3 से 5 से एरो सेट बी के एलिमेंट की ओर गया है, बट यहाँ पर 4 से एक भी एरो, मतलब 4 से किसी भी तरह का एरो सेट बी के एलिमेंट की ओर निकल कर नहीं गया है। तो यहाँ पर सेट ए का एक एलिमेंट 4 अनरिलेटेड रह गया, मतलब इसका किसी भी एलिमेंट के साथ, बाद वाले सेट के किसी भी एलिमेंट के साथ रिलेशन नहीं है। तो यह फर्स्ट कंडीशन में ही फेल्ड पाया गया। फंक्शन होने के लिए जो पहला कंडीशन है उसमें यह पूरी तरह से फेल्ड है। तो फेल्ड होने के कारण, यह फर्स्ट कंडीशन में फेल होने के कारण यह फंक्शन को रिप्रेजेंट नहीं करता है। अब हम R3 की ओर देखते हैं। तो R3 इसके भी फंक्शन होने के लिए दो कंडीशंस जो हमने आपको बताया है, अगर यह दोनों कंडीशंस को फुलफिल कर पाता है तो फिर से यह रिलेशन एक फंक्शन को रिप्रेजेंट करेगा सेट ए से सेट बी में। तो चेक करते हैं। सबसे पहला कंडीशन है कि अगर रिलेशन एक सेट से दूसरे सेट में है तो वह फंक्शन तभी होगा जब पहला सेट का सारा एलिमेंट बाद वाले सेट के किसी न किसी एलिमेंट से कनेक्टेड होना चाहिए, जो कि यहाँ पर लग रहा नहीं बल्कि है ही, क्योंकि यहाँ पर पहला सेट जो कि सेट ए है, इसके एवरी एलिमेंट से यहाँ पर एरो निकलकर
सेट बी की ओर गया है। जैसे आप देख सकते हैं 1 कनेक्टेड है 6 से, 2 कनेक्टेड है 6 से, 3 कनेक्टेड है 4 से, 7 से, और 4 कनेक्टेड है 7 से, 5 भी कनेक्टेड है 7 से। तो फर्स्ट कंडीशन को यह फुलफिल कर रहा है। अब दूसरे कंडीशंस की ओर हम देखते हैं तो यहाँ पर दूसरा कंडीशन जो मतलब कहा गया है कि फर्स्ट सेट का कोई भी एक एलिमेंट बाद वाले सेट के किसी भी एक से अधिक एलिमेंट से कनेक्टेड नहीं होना चाहिए। तो फर्स्ट सेट का एक एलिमेंट यहाँ पर 3 ऐसा एलिमेंट है जो कि बाद वाले सेट के 2 एलिमेंट मतलब एक से अधिक एलिमेंट से कनेक्टेड हैं, 3 4 से और 3 7 से। यह एक से अधिक एलिमेंट से कनेक्टेड है, तो यह दूसरे कंडीशन में कंप्लीटली फेल दिखाई देता है। फंक्शन होने के लिए जो दूसरा कंडीशन होना चाहिए वह उसमें यह कंप्लीटली फेल्ड है, जिस कारण से यह सिर्फ ए से बी के बीच एक ऑर्डिनरी रिलेशन को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो इट इज ओनली रिलेशन, यह रिलेशन को रिप्रेजेंट करेगा, जबकि यह एक फंक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। यह एक फंक्शन को रिप्रेजेंट करेगा और यह भी ओनली रिलेशन। ठीक है, तो यहाँ पर सेट ए से सेट बी के बीच जो हमने 3 रिलेशंस को यहाँ पर डायग्राम में आपको दिखाया है, उसमें से सिर्फ R2 ही एक रिलेशन है जो कि सेट ए से सेट बी के बीच एक फंक्शन को भी रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो फंक्शन के मीनिंग क्या होते हैं आप अच्छे से समझ गए होंगे। एक बार फिर से मैं रिवाइज कर देता हूँ कि फंक्शन हमेशा एक नॉन एम्प्टी सेट से दूसरे नॉन एम्प्टी सेट के बीच एक रिलेशन को ही रिप्रेजेंट करता है। अब इस रिलेशन को फंक्शन होने के लिए 2 मेन कंडीशन या ओनली 2 कंडीशंस होते हैं। फर्स्ट कंडीशन ये होते हैं कि फर्स्ट सेट का, मैं फिर से बता देता हूँ कि दोनों ही कंडीशन फर्स्ट सेट के एलिमेंट पर ही लगते हैं। फर्स्ट कंडीशन यह है कि फर्स्ट सेट का एवरी एलिमेंट बाद वाले सेट के किसी न किसी एलिमेंट से रिलेटेड होने चाहिए। ठीक है, और दूसरा कंडीशन भी फर्स्ट सेट के एलिमेंट पर ही है, और यह कंडीशन यह है कि फर्स्ट सेट का कोई भी एक एलिमेंट बाद वाले सेट के किसी भी एक से अधिक एलिमेंट से कनेक्टेड नहीं होना चाहिए। यह दोनों कंडीशंस अगर एक सेट से दूसरे सेट के बीच किसी रिलेशंस में अगर लगते हैं तो वह रिलेशन सेट फर्स्ट सेट से दूसरे सेट के बीच एक फंक्शन के वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो अब हम फंक्शन के यहाँ पर डेफिनेशंस को लिखने जा रहे हैं, क्योंकि आप यहाँ पर फंक्शंस के क्या मीनिंग्स होते हैं, कब एक सेट से दूसरे सेट के बीच एक रिलेशन फंक्शंस कहलाएंगे, इसके बारे में समझ चुके हैं। तो आइए फंक्शंस के डेफिनेशंस को लिखते हैं, फिर हम आपको इमेज और प्री इमेज ये सब क्या होते हैं इसके बारे में बताएंगे। तो डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन ए फंक्शन और मैपिंग। ए फंक्शन जिसका नाम हम फंक्शन के नेम प्रायः स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट किए जाते हैं, जबकि रिलेशंस के नेम्स कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट किए जाते थे, आपको मालूम होगा। लेकिन फंक्शंस के नेम्स प्रायः आपको स्मॉल लेटर से ही इसके नेम को मतलब शो किया जाता है। ठीक है, तो ए फंक्शन है जिसका नाम यहाँ पर f है, फ्रॉम ए नॉन एम्प्टी सेट ए टू अनदर नॉन एम्प्टी सेट to another non-empty set B is a relation from set A to set B such that ठीक है, एक फंक्शन जिसका नाम f है और यह हमेशा एक नॉन एम्प्टी सेट से दूसरे नॉन एम्प्टी सेट के बीच डिफाइंड होगा, वह एक रिलेशन ही होगा सेट ए से सेट बी के बीच। सच डेट पहला कंडीशन, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए मस्ट बी रिलेटेड टू सम एलिमेंट ऑफ
पहला कंडीशन है कि इस पहला सेट जो कि ए है, इसका एवरी एलिमेंट किसी न किसी तरह से बाद वाले सेट बी के एलिमेंट से रिलेटेड होना चाहिए, ठीक है। और दूसरा कंडीशन, नो एनी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज रिलेटेड टू मोर देन वन एलिमेंट ऑफ सेट बी। दूसरा कंडीशन भी फर्स्ट सेट के एलिमेंट्स पर ही लगता है, और यह कंडीशन यह है कि किसी सेट मतलब सेट ए का मतलब फर्स्ट सेट का एक भी एलिमेंट सेट बी के मतलब बाद वाले सेट के एक से अधिक एलिमेंट से कभी भी रिलेटेड नहीं होना चाहिए। इन दोनों कंडीशंस को फॉलो करने वाला रिलेशन कोई अगर एक सेट से दूसरे सेट में होता है तो वह एक फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। यह इसका डेफिनेशन है, ठीक है। इसे आप लिख लें और सारे बातों को आप अपने नोटबुक में ज़रूर लिखें, ठीक है। अब अगर एक फंक्शन सेट ए से सेट बी में डिफाइंड है तो उसे हम किस तरह से पढ़ेंगे, किस तरह से हम उसे सिंबॉलिक फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे, इन सब को हम यहाँ पर बताने जा रहे हैं, ठीक है। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, सेट ए 1 2 0 4 5 और सेट बी लेने जा रहे हैं 3 8 7 6, ठीक है। दो सेट यहाँ पर दोनों के दोनों नॉन एम्प्टी सेट हैं। लेट एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, ठीक है। यहाँ पर एक फंक्शन है इस नॉन एम्प्टी सेट ए से नॉन एम्प्टी सेट बी में, और जिस फंक्शन का नाम यहाँ पर एफ है, ठीक है। इसके थ्योरेटिकल मीनिंग भी हम आपको बहुत ही जल्द बताएंगे। एक फंक्शन है नॉन एम्प्टी सेट ए से नॉन एम्प्टी सेट बी के बीच, तो हम इसे यहाँ पर इस तरह से डायग्राम में शो करने जा रहे हैं। यह सेट ए है, यह सेट बी है। सेट ए में जो एलिमेंट है 1 2 0 4 एंड 5, और सेट बी के इनसाइड एलिमेंट है 3 8 7 6, और फंक्शन यहाँ पर सेट ए से सेट बी की ओर मतलब डायरेक्शन है इस फंक्शन का सेट ए से सेट बी की ओर, इसलिए हमने यहाँ पर एक एरो जिसका डायरेक्शन सेट ए से सेट बी की ओर दिखाया है, और इस एरो के ऊपर फंक्शन के नेम को लिखा जाता है, ठीक है। अब एलिमेंट्स सेट ए के कुछ इस तरह से कनेक्टेड हैं सेट बी के एलिमेंट से, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सेट ए का एवरी एलिमेंट सेट बी के किसी न किसी एलिमेंट से रिलेटेड है, और साथ ही साथ सेट ए का कोई भी एलिमेंट सेट बी के एक से अधिक एलिमेंट से रिलेटेड नहीं है, जबकि बी के एलिमेंट्स सेट ए के एलिमेंट से कनेक्टेड हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, और एक से अधिक भी हो सकते हैं। हम आपको फिर से बताना चाहते हैं कि अगर फंक्शन एक सेट से दूसरे सेट में है तो जो दो कंडीशंस होते हैं वो दोनों के दोनों कंडीशन फर्स्ट सेट के एलिमेंट्स पे ही लगते हैं। बाद वाले एलिमेंट्स मतलब बाद वाले सेट के एलिमेंट में किसी भी तरह के कंडीशंस नहीं लगते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फर्स्ट सेट के एवरी एलिमेंट सेट बी के वन एंड ओनली वन एलिमेंट, मतलब सेट ए का एवरी एलिमेंट तो कनेक्टेड होना ही चाहिए, सेट ए का कोई भी एलिमेंट सेट बी के एक से अधिक एलिमेंट से कनेक्टेड नहीं होना चाहिए। यह दोनों ही कंडीशंस को हम कुछ इस तरह से कह सकते हैं कि सेट ए का एवरी एलिमेंट बी के वन एंड ओनली वन, सेट ए का एवरी एलिमेंट सेट बी के वन एंड ओनली वन एलिमेंट से कनेक्टेड होने चाहिए। वन एंड ओनली वन को मैथमेटिक्स में यूनिक बोला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं सेट ए का एवरी एलिमेंट सेट बी के यूनिक एलिमेंट से कनेक्टेड होना चाहिए। यूनिक मीन्स वन एंड ओनली वन, ठीक है। तो यहाँ पर फंक्शन एफ सेट ए से सेट बी में है, इस चीज़ को हम यहाँ पर सिंबॉलिक फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, इसे हम इन सिंबॉलिक फॉर्म
इन सिंबॉलिक फॉर्म। कुछ इस तरह से लिखेंगे। सबसे पहले फंक्शन के नेम को लिखना है, तो फंक्शन का नाम यहाँ पर f है। उसके बाद कॉलन देना है, उसके बाद फंक्शन का डायरेक्शन किस सेट से किस सेट की ओर है, मतलब फर्स्ट सेट से सेकंड सेट की ओर होता है हमेशा डायरेक्शन, तो फर्स्ट सेट का नाम हम कॉलन के जस्ट बाद लिखेंगे ए। उसके बाद एक एरो देंगे। उसके बाद सेकंड सेट, जिसमें फर्स्ट सेट के एलिमेंट सेकंड सेट के एलिमेंट से रिलेटेड होते हैं, तो एरो के बाद हम सेकंड सेट के नेम को यहाँ पर मेंशन करेंगे। तो f इज ए फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, ये हमारे इस पूरे स्टेटमेंट का यह सिंबॉलिक फॉर्म होता है। और इसे हम पढ़ते हैं, अगर आपको इस तरह से के सिंबल लिखे हुए मिल जाए तो हम इसे पढ़ते हैं f इज ए फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, या f मैप्स ए टू बी, इसे पढ़ते हैं। अगर हम आपको इसे इस तरह के सिंबल आपको बुक में दिखाई दे या कहीं भी दिखाई दे और वह फंक्शन से रिलेटेड है, तो इसे पढ़ा जाता है f इज ए फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, या f मैप्स ए टू बी, f मैप्स ए टू बी, और f इज ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल हम लेते हैं। अगर हम यहाँ पे कुछ इस तरह से लिखें जी, और इसे हम आपको पढ़ने के लिए पूछें कि इसे हम क्या पढ़ सकते हैं, तो आप इसे क्या पढ़ेंगे? दो चीज़ पढ़ सकते हैं इसे। पहला, सबसे पहले फंक्शन का नाम क्या है? जी है। फर्स्ट सेट अगर हम आपसे पूछेंगे कि फंक्शन किस सेट से किस सेट में डिफाइंड है, तो फर्स्ट सेट का नाम यहाँ पर सेट x होगा, सेकंड सेट का नाम यहाँ पर y होगा। और इसे हम पढ़ेंगे g इज ए फंक्शन फ्रॉम सेट x टू सेट y, या g मैप्स x टू y, g मैप्स x टू y। ठीक है, अब दोनों ही चीज़ में से, मतलब दोनों स्टेटमेंट से किसी भी एक स्टेटमेंट को पढ़ सकते हैं, या दोनों ही फ्रिक्वेंटली यूज होते हैं। ठीक है, और अब यहाँ पर सेट ए के कौन कौन से एलिमेंट सेट बी के एलिमेंट से रिलेटेड है, इसके लिए हम कौन से सिंबल यूज़ करेंगे, वो हम इस डायग्राम के थ्रू आपको यहाँ पर लिखने जा रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देख सकते हैं हियर f मैप्स सेट a टू सेट b, वी राइट। उसके बाद एक चीज़ और लिखा हुआ आपको मिलेगा हमेशा, y इक्वस टू एफ एक्स। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपको y इक्वस टू एफ एक्स और इक्वस टू कुछ न कुछ मिलेगा जो हम अभी बाद में देखेंगे, तो लेकिन y इक्वस टू एफ एक्स। यहाँ पर f फंक्शन का नाम है, और इसके बाद स्मॉल ब्रैकेट के अंदर यहाँ पर x के जगह पे आपको t u भी कुछ भी मिल सकता है, और इक्वस टू भी यहाँ पर एक वेरिएबल होगा, ये इसे वेरिएबल बोलते हैं। यहाँ पर x और y यह दो वेरिएबल हैं। क्या है? हियर x एंड y और वेरिएबल्स। ठीक है, अब यहाँ पे x जो f के साथ सटा हुआ है और स्मॉल ब्रैकेट में लिखा गया है, तो यहाँ पे x अपना वैल्यू लेगा फर्स्ट सेट से, x अपना वैल्यू लेगा फर्स्ट सेट, जिसमें फंक्शन अगर डिफाइंड है सेट ए से सेट बी में, तो x बिलोंग्स टू सेट ए। x जो वेरिएबल है यह अपना वैल्यूज फर्स्ट सेट से लेगा। ठीक है, और यह जो y वेरिएबल है यह अपना वैल्यू बाद वाले सेट से लेगा। ठीक है, यहाँ पे x और y दो वेरिएबल है, x अपना वैल्यू फर्स्ट सेट ए से लेगा और y अपना वैल्यू बाद वाले सेट बी से लेगा। ठीक है, अब यह y और x के वैल्यूज़ के टर्म में हम इस तरह के सिंबल को यहाँ पर लिखने जा रहे हैं। ठीक है, तो व्हेन x इक्वस टू 1, y इक्वस टू यहाँ पर हम लिखेंगे एफ एक्स, वाई इक्वस टू एफ एक्स है। तो अगर हम x इक्वस टू, चूँकि हम यहाँ पर आपको बता चुके हैं कि x अपने वैल्यूज़ सेट ए से लेंगे, और सेट ए से हम जानते हैं कि सारे एलिमेंट फंक्शन अगर एक सेट से दूसरे सेट में होते हैं, तो पहला सेट का सारा ही एलिमेंट बाद वाले सेट के किसी न किसी एलिमेंट से कनेक्टेड होता है। तो यहाँ पर x
सेट ए के वैल्यूज़ तो लेंगे, तो क्या सेट ए के कुछ वैल्यूज़ को ही यह रिप्रेजेंट करता है? क्या सेट ए के अगर मान लेते हैं यहाँ पर 5 एलिमेंट्स हैं, तो इसमें से कुछ एलिमेंट्स को ही क्या हमेशा x रिप्रेजेंट करेगा? नहीं। अगर फंक्शन एक सेट से दूसरे सेट में है और x सेट ए के वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट करता है, तो यह सेट x सेट ए के एवरी वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट करेगा, सेट ए के एवरी एलिमेंट को रिप्रेजेंट करेगा। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं, यहाँ पर फॉर एवरी x बिलोंग्स टू ए, यह हमने जो सिंबल लिखा है, आप इसे ए का उल्टा मत समझना, यह सिंबल है एवरी के लिए, ठीक है। यह जो सिंबल है वह मैथमेटिक्स में एवरी वर्ड के लिए शॉर्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है। तो हमने यहाँ पर सेट मतलब वेरिएबल x के पहले यह सिंबल लगाया है, तो यह रिप्रेजेंट करता है एवरी x बिलोंग्स टू सेट ए, मतलब सेट ए का x जो वैल्यू लेगा वह सेट ए के एवरी एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। और y के आगे हमने कुछ ऐसा नहीं लिखा है, क्योंकि y सेट b के एवरी एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है, बट x ऑलवेज फर्स्ट सेट के एवरी एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करेंगे। इस चीज़ को हम यहाँ पर दिखाते हैं आपको। x इक्वस टू 1, तो y इक्वस टू x के प्लेस पे हम 1 लिखेंगे। अब यहाँ पर इस फंक्शन 1 के थ्रू, इस फंक्शन f के थ्रू सेट a का एलिमेंट 1 सेट b के जिस एलिमेंट से रिलेटेड है उसके वैल्यू को हम यहाँ पर इक्वस टू के दूसरी ओर लिखेंगे। 8 होगा, मतलब जब x का वैल्यू 1 होगा तो y का वैल्यू करस्पॉन्डिंग वैल्यू 8 होगा। फिर x का वैल्यू जब 2 होगा तो y इक्वस टू f2, और यह भी यहाँ पर देख सकते हैं 2 रिलेटेड है सेट b के 8 से, तो 8 लिखेंगे। फिर 0 y इक्वस टू f0 और इसका वैल्यू 7 होगा। उसी तरह से x इक्वस टू 4, तो y इक्वस टू f4 और यह भी 7 होगा। और x इक्वस टू अगर 5 तो y इक्वस टू f5 और यह 6 होगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर x ने सेट a के सारे वैल्यूज़ के वैल्यू यहाँ पर लिए हैं, वहीं पर y के वैल्यू आप देख सकते हैं सिर्फ 8, 7, 6, जबकि y के वैल्यू यहाँ पर 3 नहीं आए हैं। तो इस तरह से हम अगर यहाँ पर कोई भी फंक्शन है और उसके बगल में ब्रैकेट के साथ जो वेरिएबल्स आपको दिखेगा, चाहे वो x यहाँ पर इस एग्जांपल में है, और अगर कोई दूसरा वेरिएबल हो तो उस वेरिएबल का वैल्यू हमेशा फर्स्ट सेट से लिया जाएगा और फर्स्ट सेट के एवरी एलिमेंट को वह वेरिएबल रिप्रेजेंट करेगा, जबकि दूसरा वेरिएबल बाद वाले सेट के वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट करता है, बाद वाले सेट के एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करता है, और यह बाद वाले सेट्स के एवरी एलिमेंट को वैल्यू को ले सकता है और नहीं भी ले सकता है। इसके साथ कोई भी कंडीशंस नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से हमने यहाँ पर आपको y इक्वस टू fx के मीनिंग्स को यहाँ पर सेट a के एलिमेंट और सेट b के एलिमेंट्स के लिए यूज़ करके यहाँ पर बताया है। अब इसे पढ़ेंगे क्या, जैसे f ब्रैकेट के इनसाइड 1 है इक्वस टू 8, तो इस चीज़ को हम पढ़ेंगे क्या, इस चीज़ को हम क्या पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे वैल्यू ऑफ फंक्शन f एट 1 इज़ 8। इसे हम क्या पढ़ेंगे, वैल्यू ऑफ फंक्शन जिसका नाम f है एट 1 इज़ 8, ठीक है। वैल्यू ऑफ फंक्शन एट 1 इज़ 8। उसी तरह से वैल्यू ऑफ फंक्शन एट 2 इज़ 8, वैल्यू ऑफ फंक्शन एट 0 इज़ 7। इस तरह से इसे पढ़ते हैं, ठीक है। हालांकि आगे चल के अभी हम इसे और भी कुछ पढ़ेंगे, वो आपको बताएंगे, बट इसे आपको अगर सामने इस तरह से कुछ आपको लिखा हुआ मिल जाए, अगर मान लेते हैं इस तरह से कुछ g x टू y, g मैप्स x टू y एंड z इक्वस टू जी टी। यहाँ पर मैं अगर आपसे पूछूं यहाँ पर इसे क्या पढ़ेंगे, तो आपका आंसर श्योर g इज फंक्शन फ्रॉम x टू y यह होगा, या g मैप्स x टू y यह होगा। और यहाँ पर z इक्वस टू जी टी, यहाँ पर यह z इक्वस टू जी टी है। तो अगर हम पूछे यहाँ पर कि यह t क्या है, z क्या है,
तो z और t दो वेरिएबल्स हैं और t अपने वैल्यूज़ लेंगे सेट x से और सेट x के एवरी एलिमेंट्स को यह रिप्रेजेंट करेगा, जबकि z अपने वैल्यूज सेट y से लेंगे और यह y के सारे वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है। ठीक है, तो इन सब बातों का आपको ध्यान रखना है। एक और चीज़ मैं बता देना चाहता हूँ यहाँ पर, पहले मैं आपको समझा देता हूँ तब फिर मैं आपको यहाँ पर इसके बारे में बता देता हूँ। हमने x का वैल्यू 12045 यहाँ पर लिखा और इसे लिखने में हमें कुछ सोचना नहीं पड़ा। x = 12045 हमने फटाफट इसे लिख डाला। ठीक है, मतलब x अपने वैल्यूज़ लेते हैं तब जाकर y को मालूम होता है कि हमारा वैल्यू क्या होगा। जब हम x का वैल्यू 1 लेते हैं तभी y को पता चलता है कि y को फिर बताता है फंक्शन कि जब x का वैल्यू 1 है तब तुम्हारा वैल्यू 8 है। तो x को अपने वैल्यू के लिए नहीं सोचने पड़ते हैं, जबकि y को अपने वैल्यूज़ के लिए डिपेंड होना पड़ता है थोड़ी देर के लिए कि x ने क्या वैल्यू लिया है। x ने अगर वैल्यू y लिया है तो फंक्शन f y को बताता है कि x ने 1 लिया है इसलिए तुम्हारा वैल्यू 8 है। x का वैल्यू 0, x को सोचना नहीं पड़ा, x ने अपना वैल्यू 0 लिया सेट a से। y को फिर फंक्शन ने बताया कि देखो x ने वैल्यू 0 लिया है, अब तुम्हारा वैल्यू 7 होगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि x अपने वैल्यू लेने के लिए कुछ भी नहीं सोचता है, मतलब x वेरिएबल है बट इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और y को बहुत ज़्यादा निर्भर होना पड़ता है x के वैल्यू पर। y के वैल्यूज़ को x के वैल्यूज़ के ऊपर डिपेंड होना पड़ता है। तो इस तरह से y डिपेंडेंट वेरिएबल है। y और x दोनों ही वेरिएबल्स हैं, दोनों के वैल्यू यहाँ पर चेंज हो रहे हैं, बट x अपने वैल्यूज़ के लिए कुछ भी नहीं सोचता है। x अपना वैल्यू आराम से सेट a के एलिमेंट्स को यहाँ पर आराम से लेता है और x के वैल्यूज़ लेने के बाद ही y को अपने वैल्यूज़ के बारे में मालूम होता है। तो यह दोनों वेरिएबल में से वेरिएबल x इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा, y डिपेंडेंट वेरिएबल होगा और y डिपेंड करता है किस पे, x पे। ठीक है, तो यानी कि अगर हम यहाँ पर लिखें, यहाँ पर y = fx लिखें तो इस फंक्शन के बगल में इस ब्रैकेट के इनसाइड जो भी वेरिएबल होंगे, यहाँ पर x है तो यहाँ पर जो भी वेरिएबल हो, x हो, t हो, u हो, v हो, जो भी हो, यह वेरिएबल हमेशा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होंगे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और दूसरी ओर जो वेरिएबल होगा, इस एग्जांपल में y है, यह डिपेंडेंट वेरिएबल होगा, डिपेंडेंट वेरिएबल। और यह डिपेंड किस पे करेगा, यह डिपेंड करेगा x पे। इट डिपेंड्स ऑन x। ठीक है, तो यह आपको याद रखना है, यह फैक्ट, यह जो अभी हमने आपको बताया है यह आपको कैलकुलस में यूज़ होगा। वहाँ पर डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स का बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, जैसे अगर हम लिखें z = gt और अगर हम आपसे पूछें यहाँ पर कि डिपेंडेंट वेरिएबल कौन है, तो ऑफ कोर्स आप कहेंगे z। इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन है, t। z किस पे डिपेंड करता है, t पे। फंक्शन का नाम क्या है, g। तो ये सब आपको सीखना है और अभी इसको याद रखना है। जब तक आप 12th में जाते हैं तो आपको 12th तक ये सारे कॉन्सेप्ट्स याद रखने होंगे। ठीक है, आइए मैं आपको अब इमेज और प्री इमेज इनके बारे में बताता हूँ। इमेज एंड प्री इमेज अंडर ए फंक्शन, किसी फंक्शन के अंडर ही हम इन दो टर्म्स के यूज कर सकते हैं। अब ये क्या होते हैं, इसे एग्जाम्पल से हम आपको समझाते हैं। इमेज एंड प्री इमेज। इमेज एंड प्री इमेज क्या होते हैं, तो सबसे पहले हम एक एग्जाम्पल को लेते हैं। एग्जाम्पल से समझना बहुत ही आसान होता है। तो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं जिसमें एक फंक्शन है f और यह सेट x से सेट y में है
एंड यहाँ पर मान लेते हैं y इक्वल्स टू एफ एक्स फॉर एवरी x बिलोंग्स टू सेट x एंड y बिलोंग्स टू सेट y। ठीक है, अभी हमने इन सब के बारे में आपको बताया है, तो ये सारे सिंबल्स के मीनिंग आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे। बुक में भी आपको इस तरह के सिंबल्स, जो भी स्टैंडर्ड बुक होंगे उसमें आपको इस तरह के ही सिंबल्स को यूज़ करता हुआ मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम एक डायग्राम ले लेते हैं। यह डायग्राम है जिसमें यह सेट x है और यह सेट y है, और इसमें हम मान लेते हैं 0, -1, 3, 4, और इसमें 2, 3, -1, 6, 7, बहुत सारे एलिमेंट्स हैं। और यह फंक्शन सेट x से सेट y में यहाँ पर डिफाइंड है कुछ इस तरह से। 0 कनेक्टेड है -3 से, 3 6 से, 4 और यह 6 भी। ठीक है, तो यह सेट x के जो भी एलिमेंट्स हैं सेट y के इन सारे एलिमेंट से इस तरह से रिलेटेड हैं। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर अगर आपसे पूछें कि f0 फंक्शन f के थ्रू 0 का वैल्यू फंक्शन का वैल्यू x इक्वल टू 0 पर 3 है। ठीक है, इसे हम रफली हम इसे पढ़ सकते हैं f0 इक्वल टू 3, बट अभी मैंने आपको बताया है कि इसे हम एक्चुअल में पढ़ते हैं वैल्यू ऑफ फंक्शन एट 0 इज इक्वल टू 3। लेकिन अब हम यहाँ पर चूँकि फंक्शन का वैल्यू 0 पर 3 है, तो यह जो 3 है यह इमेज कहलाता है, और हम जानते हैं यह x का वैल्यू है और यह y का वैल्यू है। यह वेरिएबल x का वैल्यू है और यह वेरिएबल y का वैल्यू है। तो यहाँ पर यह जो 3 है जो फंक्शन का वैल्यू 0 पर रिप्रेजेंट करता है, यह 3 इमेज कहलाता है और 0 प्री इमेज कहलाता है। और यहाँ पर यह जो 3 है यह इमेज कहलाता है 0 का अंडर फंक्शन f। तो यह 3 कहलाता है, 3 इज कॉल्ड इमेज। अब यह इमेज किसका है? 0 का है, इमेज ऑफ 0 किस फंक्शन के अंडर f, अंडर फंक्शन f। ठीक है, तो यहाँ पर यह 3 इमेज कहलाता है 0 का अंडर द फंक्शन f। डायग्राम में हम देखते हैं 3 इमेज कहलाता है 0 का अंडर द फंक्शन f। उसी तरह से 6 यह भी इमेज कहलाएगा, किसका -1 और 3 का अंडर द फंक्शन f। और 7 भी इमेज कहलाएगा, किसका 4 का अंडर द फंक्शन f। ठीक है, तो इमेज एक्चुअल में किसका वैल्यू होता है? y का, वेरिएबल y का। और इमेज हमेशा आप देख सकते हैं 3, 6, 7 ये जो भी है इमेज है, और ये इमेज हमेशा बाद वाले सेट में मिलता है। तो इमेज यहाँ पे हम नोट करके लिख देते हैं, इमेज किसका वैल्यू होगा? इफ़ y इक्वल्स टू एफ एक्स देन इमेज किस वेरिएबल के वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा? y, वेरिएबल y के वैल्यूज को, वैल्यूज ऑफ वेरिएबल्स y। ठीक है, इमेज हमेशा वैल्यूज ऑफ वेरिएबल्स y के वैल्यूज को रिप्रेजेंट करेगा। और इमेज हमेशा किस सेट में मिलेगा? फर्स्ट सेट में या बाद वाले सेट में? तो इमेज फाउंड इन लेटर सेट, लेटर या सेकेंड सेट। इमेज हमेशा बाद वाले सेट में मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर f फंक्शन के थ्रू 0 का वैल्यू 3 है, तो हमने 3 को इमेज कहा, किसका? 0 का। और इसी समय हम 0 को प्री इमेज कहेंगे 3 का। तो हम इसे ऊपर में लिखते हैं, ऑल्सो 0 इज कॉल्ड प्री इमेज ऑफ किसका? 3 अंडर फंक्शन f। यहाँ पर 0 प्री इमेज कहलाता है, किसका? 3 का अंडर द फंक्शन f। अगर फंक्शन g होगा तो अंडर द फंक्शन g। तो इस तरह से अगर हम आपसे पूछें 0 किसका प्री इमेज है, तो आपको यहाँ पर देखना है कि 0 से कौन सा एलिमेंट की ओर एरो गया है। तो यहाँ पर एरो 3 की ओर गया है, तो 3 का प्री इमेज 0 है, -1। और एक चीज़, प्री इमेज हमेशा फर्स्ट सेट में पाया जाता है। प्री इमेज हमेशा फर्स्ट सेट
में मिलेगा। और प्री इमेज यहाँ पर जानते हैं ये ब्रैकेट के इनसाइड है, तो ब्रैकेट के इनसाइड मतलब वेरिएबल एक्स के वैल्यूज को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं नोट करके प्री इमेज रिप्रेजेंट्स वैल्यू ऑफ वेरिएबल एक्स, रिप्रेजेंट्स वैल्यू ऑफ वेरिएबल एक्स। और प्री इमेज किस में मिलता है हमेशा? फर्स्ट सेट में, फाउंड इन फर्स्ट सेट, जबकि इमेज मिलेगा हमेशा बाद वाले सेट या लेटर सेट में। तो इन सब बात को आपको हमेशा याद रखना है। जब भी फंक्शन एक सेट से दूसरे सेट में होंगे तो इमेज हमेशा बाद वाले सेट में मिलेंगे, प्री इमेज हमेशा फर्स्ट सेट में मिलेंगे। अगर y इक्वल्स टू एफ एक्स है तो हमेशा इमेज y के वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट करेगा और प्री इमेज हमेशा x के वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये सब मैंने आपको टेक्निकल बातें हैं जो कि आपको बताया है। ठीक है, अब एक चीज़ और गौर से देखने वाली बात है कि अगर फंक्शन सेट x से सेट y में है, फंक्शन अगर सेट x से सेट y में है तो हमने आपको बताया है कि सेट A का एवरी एलिमेंट का यूनिक रिलेशन सेट B के एलिमेंट से होगा। सेट A का एवरी एलिमेंट सेट B के यूनिक एलिमेंट से रिलेटेड होगा। यूनिक मीन्स वन एंड ओनली वन एलिमेंट से रिलेटेड होंगे। यह मैंने आपको बताया है आज के क्लास में थोड़ी देर पहले। और हम यहाँ पर यह भी कह सकते हैं आप कि अगर एक सेट से दूसरे सेट में फंक्शन डिफाइंड है तो फर्स्ट सेट का एवरी एलिमेंट का यूनिक इमेज, क्योंकि हम जानते हैं इसके हर एक एलिमेंट इस सेट के वन एंड ओनली वन एलिमेंट से कनेक्टेड होंगे और इसके जो भी एलिमेंट सेट बाद वाले सेट के एलिमेंट से कनेक्टेड होंगे वह एलिमेंट एक इमेज के वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट करता है। और हम जानते हैं यहाँ पर इसके किसी भी एलिमेंट से दो एरो निकलकर बाद वाले सेट मतलब सेट वाई के एलिमेंट की ओर कभी नहीं जा सकते हैं। अगर ऐसा होगा तो यह यहाँ पर फंक्शन ही नहीं हो पाएगा। यानी कि यहाँ पर सेट ए के एवरी एलिमेंट से मात्र एक एरो निकलेंगे और वह सेट बी के एलिमेंट की ओर जाएंगे। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पर सेट ए के एवरी एलिमेंट का यूनिक इमेज मतलब वन एंड ओनली वन इमेज ऑलवेज एग्जिस्ट करेगा जब यहाँ पर फंक्शन सेट एक्स से सेट वाई में होगा। तो अब से एक और बात जो यहाँ पर मैं बोलने जा रहा हूँ उसे आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे और याद रखेंगे। ये आपको बार बार अलग अलग बुक में लिखे हुए मिलेंगे कि अगर एक फंक्शन सेट एक्स से सेट वाई में या एक फंक्शन एक सेट से दूसरे सेट में है तो यहाँ पर पहला सेट का एवरी एलिमेंट का यूनिक इमेज बाद वाले सेट में ऑलवेज होगा। तो इस बात को हम यहाँ पर लिख देते हैं एज f maps x to y, then every element of x must have unique image in y। फंक्शन अगर x से y में है तो एवरी एलिमेंट किसका सेट x का एवरी एलिमेंट का यूनिक इमेज होगा सेट y में। ठीक है, इस चीज़ को आपको इस स्टेटमेंट को याद रखना है। ठीक है, एवरी एलिमेंट ऑफ फर्स्ट सेट मस्ट हैव यूनिक इमेज इन लेटर सेट। ठीक है, और बाद वाले सेट का एवरी एलिमेंट का प्री इमेज हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, एक से अधिक भी हो सकता है। आप देख सकते हैं बाद वाला सेट y, इसका एलिमेंट का इसमें प्री इमेज होता है तो हम इसमें देख सकते हैं कि 2 का और -1 का प्री इमेज है ही नहीं, 3 का 1 है, 7 का 1 है और 6 का 2 है। तो बाद वाले सेट का किसी एलिमेंट का प्री इमेज हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है या एक से अधिक भी हो सकता है। ये बात भी आपको याद रखना है। बट अगर फंक्शन एक सेट से दूसरे सेट में है तो फर्स्ट सेट के एवरी एलिमेंट का यूनिक इमेज बाद वाले सेट में होना ही होगा।
तभी यह फंक्शन हो पाएगा। ठीक है, तो इमेज और प्री इमेज के मीनिंग्स आप समझ चुके हैं। प्री इमेज के वैल्यू अगर हम निकालना चाहेंगे तो एक से अधिक हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, बट इमेज के वैल्यू ऑलवेज एग्जिस्ट करेंगे और वह हमेशा यूनिक होगा। अब रियल में जो क्वेश्चन हमारे बुक्स में होगा या जो क्वेश्चन अब हमारे सामने आएंगे उसके एग्जांपल्स हम यहाँ पर देने जा रहे हैं। ठीक है, तो इमेज और प्री इमेज क्या होते हैं ये आप अच्छे से समझेंगे, तभी आप डोमेन और रेंज के बारे में, जो मैं आज के लेक्चर में हो सकता है, नहीं तो अगले लेक्चर में बताऊंगा, क्योंकि नहीं तो यहाँ पर लेक्चर काफ़ी बड़े हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर एक एग्जांपल है, इफ़ फंक्शन है यहाँ पर सेट ए से सेट बी में। ठीक है, और y इक्वस टू एफ एक्स इक्वस टू यहाँ पर दिया गया है x+1, और सेट ए में एलिमेंट्स हैं 0 1 2 3 4, और सेट बी में एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, यहाँ पे फंक्शन है सेट ए से सेट बी में और y इक्वस टू एफ एक्स। ये चीज़ अब आपको नया मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर एफ एक्स मतलब x तो हम जानते हैं, x का वैल्यू हम सेट ए के एवरी एलिमेंट्स से यहाँ पर लेना होगा, बट y का वैल्यू निकालने के लिए, चूँकि अब तक मैंने आपको डायग्राम से बनाया था, मतलब डायग्राम से समझाया था, अब y का वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पर कुछ रूल्स दिए रहेंगे। वह रूल्स आपको मैथमेटिक्स के एक्सप्रेशंस के थ्रू यहाँ पर दिए जाएंगे, मतलब आपको उस एक्सप्रेशन को फॉलो करके कैलकुलेशन करना है, तभी आपको y के वैल्यू, जब x के वैल्यू आपको यहाँ पर मिलेंगे तो y के करस्पॉन्डिंग वैल्यूज आपको मिल पाएंगे। तो अब से एफ एक्स इक्वस टू कुछ न कुछ आपको एक्सप्रेशन मिलेगा कुछ इस तरह का। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं, तो x यहाँ पर हम जानते हैं a के बारी बारी से सारे वैल्यूज़ को हम यहाँ पर रखेंगे। तो y इक्वस टू f0, y इक्वस टू f0 मतलब जब हमने x का वैल्यू 0 लिया है तो y इक्वस टू f0। अब f फंक्शन f के थ्रू 0 का वैल्यू निकालने के लिए इस एक्सप्रेशन को हम बार बार यूज़ करेंगे जब भी हम x के वैल्यूज़ को, नए नए वैल्यूज़ को लेंगे। और इस x के वैल्यूज़ को हम यहाँ पर चूँकि 0 लिए हैं तो इस एक्सप्रेशन में भी हम x के वैल्यूज़ को यहाँ पर 0 + 1 जो कि 1 होगा, मतलब x का वैल्यू जब 0 होगा तो y का करस्पॉन्डिंग वैल्यू 1 होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम यहाँ पर कह सकते हैं x का वैल्यू जब हमने 0 लिया है तो y का वैल्यू 1 आया है, तो कहने का मतलब x का वैल्यू 1 जो कि सेट A से लिया गया है वह सेट B के 1 से कनेक्टेड होगा। तो इस तरह से यहाँ पे 1 इमेज हो गया किसका, 0 का। 1 इज इमेज ऑफ 0 अंडर द फंक्शन f। अब y का वैल्यू जब हम 1 लेंगे x का वैल्यू, तो यहाँ पर x के प्लेस पे हम फिर से यहाँ पर x का वैल्यू जो हमने यहाँ पर लिया है 1 रखेंगे और इसका आंसर 2 आएगा। और इस तरह से हम यहाँ पर फिर से कहेंगे कि हमने 1 का इमेज निकाला और यह कितना है, 2 है। 1 का इमेज 2 है और 2 का प्री इमेज क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब आगे के वैल्यू हम यहाँ पर निकालते हैं। 2 का इमेज निकालने के लिए हम f2 लिखेंगे और एक्सप्रेशन को यहाँ पर, जिस एक्सप्रेशन में यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है उसमें x के प्लेस पे 2 रखकर कैलकुलेशन करेंगे। 2 + 1 तो 2 का इमेज 3 मिला। और ये आप देख सकते हैं यह y का वैल्यू है। ठीक है, इमेज मतलब y का, वेरिएबल y का वैल्यू, और प्री इमेज मतलब वेरिएबल x का वैल्यू। ठीक है, फिर अगला इमेज हम निकालते हैं किसका, 3 का। तो इसे f3 लिखेंगे और यहाँ पर x के प्लेस पे 3, चूँकि x का वैल्यू हमने 3 लिया है तो 3 + 1 तो 3 का इमेज 4 है। ठीक है, जो कि y के वैल्यूज़ को अगेन रिप्रेजेंट करता है। अब 4 का इमेज 4 + 1 5। ठीक है, तो इस तरह से हमने फर्स्ट सेट A के एवरी एलिमेंट का इमेज को यहाँ पर लिखा है। और आप देख सकते हैं कि एवरी एलिमेंट का जो हमने इमेज निकाला है वह यूनिक है। 0 का इमेज 1 है और कोई नहीं है, 1 का इमेज 2 है और कोई नहीं है, जो कि डेफिनेशन में ही आपको बता चुके हैं कि फर्स्ट सेट के एवरी एलिमेंट का यूनिक इमेज होगा ही होगा। ठीक है, अब एक और एग्जांपल लेते हैं जिसमें हम यहाँ पर जो सेट्स लेंगे वह इन्फिनाइट सेट लेंगे। अपने क्वेश्चंस को अब हम थोड़ा सा ब्रॉड क्वेश्चंस के एग्जांपल
में रखते हैं। जैसे एग्जांपल है f, नेचुरल नंबर से z। फंक्शन f डिफाइंड है नेचुरल नंबर से इंटीजर्स, दोनों ही इन्फिनाइट सेट्स हैं। एंड अगर हम मान लेते हैं y इक्वल्स टू एफ एक्स इक्वल्स टू हमें दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस 5, तो हमारा क्वेश्चन है कुछ थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है। देन फाइंड द इमेज ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, अब हमें यहाँ पर कुछ इमेज निकालने दिए गए हैं कितने, ये हम यहाँ पर लिख देते हैं 0, 1, 10। चूँकि इमेज जानते हैं फर्स्ट सेट के एवरी एलिमेंट के यहाँ पर फाइंड किए जा सकते हैं, बट यहाँ पर नेचुरल नंबर फर्स्ट सेट है जिसमें इन्फिनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, तो इनके सारे इमेजेस को यहाँ पर लिखना संभव नहीं है। तो इनमें से कुछ एलिमेंट्स के बारे में हम यहाँ पर क्वेश्चन में यहाँ पर हमने आपको दिया है कि इनके इमेजेस क्या होंगे, मतलब इनके इमेज क्या होंगे। तो 0, 1, 10, 2, 7, ठीक है। तो इन सब के इमेजेस हमें फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले 0, तो यहाँ पर जो हमने इमेज निकालने दिया, जिस नंबर का इमेज निकालने दिया गया है, हम जानते हैं ये सब x के वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट करते हैं और ये हमें इस एक्सप्रेशन में रखना होगा और जो आंसर आएगा वही वेरिएबल x के करस्पॉन्डिंग इमेज को रिप्रेजेंट करेगा। बट हमें यहाँ पर देख लेना है कि जो भी हम यहाँ पर x का वैल्यू लेने जा रहे हैं वह फर्स्ट सेट से बिलोंग्स करना चाहिए। और यहाँ पर जब हम 0 को देखते हैं तो 0 नेचुरल नंबर में नहीं आता है, तो यहाँ पर हम इसे इस तरह से लिखेंगे x डज नॉट बिलोंग्स टू x इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 0 डज नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। x का वैल्यू 0 तो हम ले सकते हैं बट यह नेचुरल नंबर में नहीं है, तो हम यहाँ पर f0 नॉट एग्जिस्ट्स, इसे हम यहाँ पर रख ही नहीं सकते हैं। चूँकि हम जानते हैं कि यहाँ पर नेचुरल नंबर में 0 होता ही नहीं है, तो x अपना वैल्यू 0 ले ही नहीं सकता है, तो f फंक्शन का वैल्यू 0 पे या 0 का इमेज एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो इस तरह से 0 का यहाँ पर इमेज एग्जिस्ट नहीं करेगा, चूँकि 0 फर्स्ट सेट में बिलोंग ही नहीं करता है। अब हम x इक्वल्स टू 1, सिंस हम लिखेंगे x इक्वल्स टू 1 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो देयरफॉर 1 का इमेज के लिए सिंबल यहाँ पर f1 होगा। अब इसे हम यहाँ पर रखते हैं इस एक्सप्रेशन में 1 स्क्वायर प्लस 5 या 6 होगा, तो इस तरह से 1 का इमेज 6 होगा। नेक्स्ट 10 की ओर, तो सबसे पहले 10 को कंफर्म करना होगा, फर्स्ट सेट में बिलोंग करता है नेचुरल नंबर के अंदर 10 होता है, विच इम्प्लाइज 10 का इमेज f10, और इसे लिखेंगे हम 10 स्क्वायर प्लस 5, और इसे कैलकुलेशन करने पे हमें 105 मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट हम फिर 2 भी नेचुरल नंबर में होता है, 2 नेचुरल नंबर में होता है, तो इस तरह से 2 का इमेज f2 2 स्क्वायर प्लस 5 जो कि 9 के इक्वल होंगे। ठीक है, अब हम 7 लेते हैं, तो 7 भी जानते हैं नेचुरल नंबर में मिलते हैं, तो x इक्वल्स टू 7 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। 7 का इमेज यहाँ पर 7 स्क्वायर प्लस 5, तो 7 जा 49, 5 54। तो इस तरह से यहाँ पर जितने भी नंबर्स के यहाँ पर इमेज फाइंड करने दिए गए थे उसे हमने यहाँ पर फाइंड किया है। आप जब भी किसी भी नंबर का या किसी भी वैल्यूज़ का आपको इमेज फाइंड करने दिया जाए तो आपको सबसे पहले चेक करना है कि जो भी नंबर्स यहाँ पर दिए गए हैं और फंक्शन अगर एक सेट से दूसरे सेट में डिफाइंड है तो ये सारे वैल्यू जिनके हमें इमेज निकालने हैं वह फर्स्ट सेट से बिलोंग करते हैं या नहीं करते हैं। अगर नहीं करेंगे तो उसके इमेज यहाँ पर हम फाइंड नहीं करेंगे, वह एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। हालांकि इसमें कैलकुलेट करने पे उसका वैल्यू मिलेगा, बट हम जानते हैं कि x यहाँ पर जो वेरिएबल होगा वह फर्स्ट सेट में बिलोंग करना चाहिए, तो वह हमें यहाँ पर चेक कर लेना है, वह हमें मालूम कर लेना है कि जिस नंबर के भी इमेज यहाँ पर हमें फाइंड करने दिए जाते हैं वह फर्स्ट सेट से बिलोंग करते हैं या नहीं करते हैं। ऐसा नहीं कि हम यहाँ पर इसमें एक्सप्रेशन में कैलकुलेट करके उसका इमेज बता देंगे, यह टोटली रॉन्ग होगा। ठीक है, हमारे सामने यह क्वेश्चन जिसमें हमें प्री इमेज निकालने के लिए दिया गया है और ये इन सारे एलिमेंट्स के यहाँ पर हमें प्री इमेजेस निकालने हैं।
तो मैंने आपको बताया है कि प्री इमेजेस मीन्स वेरिएबल x के वैल्यूज़ निकालने हैं, और ये हमें प्री इमेज हमेशा इमेजेस के निकलते हैं। तो ये अगर हमें इनके प्री इमेजेस निकालने हैं तो ज़रूर ये किसी न किसी एलिमेंट्स के इमेज रहे होंगे। तो इमेज मतलब y के वैल्यूज़ होंगे। तो इस तरह से अगर यहाँ पर प्री इमेज, मैंने आपको बताया है कि किसी भी एलिमेंट्स के प्री इमेजेस हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, और एक से अधिक भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम यह सारे वेरिएबल्स जो कि बाद वाले सेट से अपने वैल्यूज़ यहाँ पर लेते हैं, और उन्हीं के मतलब बाद वाले सेट के एलिमेंट्स के ही हम प्री इमेजेस निकालते हैं जो कि फर्स्ट सेट में मिलते हैं। और बाद वाले सेट्स के एलिमेंट्स मीन्स वेरिएबल y के वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट करने वाले ये सारे वेरिएबल्स हैं। और यहाँ पर हम इस एक्सप्रेशन के थ्रू इन वेरिएबल्स को यूज़ करके कॉरस्पॉन्डिंग x के वैल्यूज़ को निकालेंगे, जो कि अगर नेचुरल नंबर से बिलोंग करेंगे तभी वह प्री इमेज हो पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर टेक सबसे पहले y = -1। अब y = f(x) = 3 + x² दिया गया है, तो हम y = 3 + x², y को रिप्लेस कर देंगे, तो यहाँ पे 3 + x²। इससे हमें x के टर्म में एक इक्वेशन यहाँ पर मिला है। अब हम इसे सॉल्व करके x का वैल्यू निकालेंगे, और अगर यह नेचुरल नंबर आता है तो वह एलिमेंट, वह आंसर यहाँ पर y = -1 के प्री इमेज को रिप्रेजेंट करेगा। तो इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर x² = -1 -3 -4, नो सॉल्यूशन। चूँकि हम जानते हैं किसी भी नेचुरल नंबर का स्क्वायर करने पे नेगेटिव नहीं आता है, तो नो सॉल्यूशन। देयरफॉर कह सकते हैं, देयरफॉर यहाँ पर y = -1, x का कोई वैल्यू हमें यहाँ पर मिला ही नहीं है। अगर मिलता भी तो वह नेचुरल नंबर होना चाहिए था, बट यहाँ पर तो सॉल्यूशन ही नहीं मिला है। तो नहीं मिला, तो यहाँ पर y = -1 हैज़ नो प्री इमेज, नो प्री इमेज। इसे हम लिखेंगे इसके आंसर को। ठीक है, नेक्स्ट नंबर हम 0 लेते हैं, y = 0। नाउ अगर हम y = 0 लेते हैं तो फिर से हम y को रिप्लेस करेंगे, y को 3 + x² से, 3 + x² = 0। तो x² = -3 फिर से हैज़ नो सॉल्यूशन, इसका भी सॉल्यूशन नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि जानते हैं किसी भी नेचुरल नंबर का स्क्वायर नेगेटिव नहीं हो सकता है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे देयरफॉर y = 0 हैज़ नो प्री इमेज, नो प्री इमेज। y = 0 के भी यहाँ पर प्री इमेज नहीं होंगे। नेक्स्ट हम 19 की ओर आते हैं। व्हेन y = 19, y को रिप्लेस करते हैं 3 + x² से, यहाँ पर हमें 3 + x² = 19 मिलेगा। यहाँ पे x² 19 - 3 को अगर हम उधर भेजेंगे तो 19 - 3 16 होगा, x = √16, और यहाँ पे प्लस। हम जानते हैं वैसे तो स्क्वायर लगाते हैं तो यहाँ पर रूट लगता है और आगे 2 साइन प्लस और माइनस होता है, बट चूँकि यहाँ पर x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है और नेचुरल नंबर हमेशा पॉजिटिव होता है, इसलिए हम स्क्वायर हटाने के बाद यहाँ पर हमने रूट लगाया है, और नेचुरल नंबर के पॉजिटिव होने के कारण हम इसके आगे पॉजिटिव जानते हैं। अगर हम यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखते हैं तो यह पॉजिटिव माना जाता है, और नेचुरल नंबर पॉजिटिव होता है, इसलिए हमने यहाँ पर स्क्वायर रूट के आगे पॉजिटिव लिया है। यहाँ पे अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं होता तो यहाँ पर हमें प्लस और माइनस दोनों लगाना होता है, या अगर यही x इंटीजर से बिलोंग करता है तो हमें दोनों ही साइन लेकर चलना होता है। और इस तरह से यहाँ पर x = 4, √16 4 होता है, और यह x = 4 नेचुरल नंबर में होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे बिलोंग्स टू 4, बिलोंग्स टू n। x = 4, यह जो आंसर आया है यह बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर होता है। तो देयरफॉर प्री इमेज ऑफ 19 कितना होगा, 4 होगा। मतलब जब y = वैल्यू 19 है तो ये इसका प्री इमेज 4 होगा, कहने का मतलब 4 का इमेज 19 होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम 7 का निकालते हैं, देखते हैं क्या होता है। व्हेन y = 7, तो y को फिर से हम रिप्लेस करेंगे 3 + x² से 7। यहाँ पर x² की वैल्यू हमें
3 को अगर हम राइट साइड भेजते हैं तो 7 - 3 4 मिलेगी, और इस तरह से x का वैल्यू फिर से √4 जो कि 2 होगा, और यह 2 नेचुरल नंबर में होता है। यहाँ पर फिर से हमें जो x का वैल्यू मिला है वह नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है। अब चूंकि नेचुरल नंबर से यह बिलोंग करता है तो यहाँ पर 7 का प्री इमेज 2 होगा, तो देयरफॉर हम लिख देते हैं यहाँ पर प्री इमेज ऑफ 7 कितना होगा, 2 होगा। लास्ट हम 1 का निकालते हैं। इन सारे क्वेश्चंस को आप खुद से बनाएंगे, तभी आप इस तरह के और या रिलेशन फंक्शन के इन सारे कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से सीख पाएंगे और इसे याद रख पाएंगे। ठीक है। व्हेन y = 1 मतलब x² + 3 या 3 + x² लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, 1। तो x² = यहाँ पर -2 होगा। फिर से नो सॉल्यूशन, क्योंकि यहाँ पर नेचुरल नंबर का स्क्वायर, कोई भी नेचुरल नंबर का स्क्वायर करने पे -2 नहीं आता है। तो इस तरह से हमें इसका नेचुरल नंबर के सेट्स में सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, यह इमेजिनरी नंबर के सेट्स में इसके सॉल्यूशंस मिलेंगे। ठीक है। देयरफॉर 1 हैज़ नो प्री इमेज, यहाँ पे 1 के प्री इमेज नहीं मिलेंगे। ठीक है। यहाँ पर इस क्वेश्चन में एक फंक्शन है f जो कि रियल f, ठीक है, f है जो कि रियल नंबर से रियल नंबर में है। y = fx = 5 + x/11 यह दिया गया है। तो हमें यहाँ पर फाइंड करना है सबसे पहले इमेज किसका, 3/2 का। तो सबसे पहले देखना है क्या 3/2 रियल नंबर में है। यस, 3/2 इज़ ए रेशनल नंबर एंड इट बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो आइए x = 3/2 इसका इमेज निकालते हैं यहाँ पर। तो 3/2 के इमेज को हम जानते हैं f3/2 इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, और इस एक्सप्रेशन में हमें x के प्लेस पे 3/2 लिखकर कैलकुलेट करना होगा। तो 5 + 3/2/11, यहाँ पे 5 × 2 = 10 + 3 13/2/11 जो कि 13/2 × 1/11 मतलब 13/22, और यहाँ पे 13/22 यह जानते हैं रियल नंबर में बिलोंग करता है। तो देयरफॉर यहाँ पर इमेज ऑफ किसका, 3/2 अंडर फंक्शन f = कितना हो जाएगा, 13/22। ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमें 13/22 के फॉर्म में मिला है। ठीक है। दूसरे क्वेश्चन में यहाँ पर प्री इमेज निकालना है -5/6 का। तो प्री इमेज जानते हैं बाद वाले सेट में बिलोंग करता है। तो यहाँ पे -5/6 इट इज़ ऑल्सो ए इरेशनल नंबर, और यह फाइंड मतलब यह इस रियल नंबर में बिलोंग करता है। तो इसका प्री इमेज निकालते हैं। प्री इमेज मतलब यहाँ पर यह y के वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट करता है और इसके करस्पॉन्डिंग x के वैल्यूज़ को फाइंड करना है। तो दूसरा, सिंस y = दिया गया है -5/6, तो देयरफॉर y को रिप्लेस करते हैं 5 + x/11 -5/6। अब इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं 6 × 5, या इसे इस तरह से लिखते हैं पहले -5 × 11। तो 6 × 5 30 होगा, और 6 × x 6x, और यह -55 होगा। 6x यहाँ पे -55 और -30। ठीक है। और इस तरह से यहाँ पे x = यह मिलकर हो जाएगा आपका -5 और 5 3 -8/6। ठीक है। तो यहाँ पे x = -85/6, और यह वैल्यू आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। मतलब अगर इसमें कोई भी कॉमन फैक्टर है तो उसे कैंसिल कराना है अल्टीमेटली, जब तक यह दोनों कोप्राइम नहीं हो जाए रिलेटिवली। ठीक है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं यह दोनों अब कैंसिल होने वाला तो है नहीं। तो यहाँ पे x = -85/6, क्या यह पहले सेट से बिलोंग करता है? तो आप हम देख सकते हैं यह -85/6 यह रियल नंबर में है। तो इसे हम कंफर्म करेंगे बिलोंग्स टू R। अब y = -5/6 के लिए हमें x का जो वैल्यू मिला है वह फर्स्ट सेट से बिलोंग करता है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं देयरफॉर -85/6 इज़ प्री
प्री इमेज ऑफ -5/6। ठीक है, यह सेकेंड क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर होगा। तीसरे में हमें फिर से इमेज निकालना है 11/7 का। तो 11/7 हम जानते हैं रियल नंबर में होता है, यह रैशनल नंबर है, इसमें बिलोंग करता है, तो हम इसके इमेज को निकाल सकते हैं। ठीक है, इसे निकालते हैं। तीसरा, x का वैल्यू हमें दिया गया है 11/7, तो देयरफॉर y इक्वल्स टू, मतलब 11/7 का इमेज जो कि y का वैल्यू होगा, और इसे एक्सप्रेस करते हैं f 11/7 से। अब हमें इसमें 5 + x के प्लेस पे 11/7/11, यहाँ पर 7 5 जा 35 + 11/7, इसको हम यहाँ पर इस तरह से लिख सकते हैं। तो यह हो जाएगा 6 4 77। और यहाँ पर हम जानते हैं इस दोनों को हमने, मतलब यहाँ पर इन दोनों में एक भी कॉमन फैक्टर नहीं होने के कारण यह कैंसिल नहीं होगा, और इस तरह से 46/77 यहाँ पर 11/7 के इमेज को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो यहाँ पे इमेज ऑफ 11/7 इक्वल्स टू 46/77 इसका आंसर होगा। ठीक है, हम इसको ऐसे ही छोड़ सकते हैं, यहाँ पर भी आंसर लिख सकते हैं, क्योंकि सारा चीज़ तो यहाँ सिंबॉलिक फॉर्म में एक्सप्रेस किया गया है। हमने इमेज निकाला है 11/7 का, जो कि यहाँ पर ऑलरेडी इसे रिप्रेजेंट करता है कि यहाँ पर f 11/7 जो कि y के वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट करता है। तब जब x का वैल्यू 11/7 है, इसका मतलब यहाँ पर 11/7 का f के थ्रू जो आंसर आएगा वह यहाँ पर 11/7 के इमेज को रिप्रेजेंट करेगा। तो हम इस लास्ट लाइन को अब आगे से नहीं लिखेंगे। ठीक है, जब भी आपके इसके आंसर आएंगे तो आप समझ लेना है कि हमने यहाँ पर इस नंबर का यह इमेज के वैल्यू को फाइंड किया है। ठीक है, क्योंकि अभी आप सीख रहे हैं, इसलिए हम इस तरह के आंसर को लास्ट में जाकर इस तरह से लिखते हैं। बट आपको समझना है कि आगे चल के आपको इस तरह से कहीं भी कुछ भी लिखा हुआ नहीं मिलेगा। तो आप जस्ट इसके सिंबल से ही सारे चीज़ को आप अच्छे से मतलब अंडरस्टूड है, आपको समझना होगा। ठीक है, जैसे कि अब हम यहाँ पर प्री इमेज निकालेंगे, तो हम लास्ट में आपको बता देंगे कि कहाँ तक लिखना है। ठीक है, अब हमें प्री इमेज निकालना है 3/4 का, मतलब यह y का वैल्यू दिया हुआ है, तो 4y का वैल्यू दिया है 3/4। 3/4 का प्री इमेज निकालने का मतलब हमें x का जो वैल्यू मिलेगा लास्ट में, वह अगर रियल नंबर में होता है फर्स्ट सेट में, तो वह उसका प्री इमेज होगा। तो बस हमें वहाँ पर आंसर को स्टॉप करना है। तो y का वैल्यू यहाँ पे 5 + x/11 3/4। अब हम इसे लिखेंगे 4, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 4 × 5 + x 3 × 11, और यह हो जाएगा 20 + 4x 33, जिसे हम यहाँ पर लिख सकते हैं 4x = 33, और यह 20 माइनस हो जाएगा उधर, तो x = यहाँ पर 3 11/4। चूँकि यहाँ पर यह 13/4 रियल नंबर से बिलोंग करता है, बिलोंग्स टू आर। यहाँ पर हम इसके आंसर को इस तरह से लिखेंगे, मतलब हमने यहाँ पर y = 3/4 के लिए जो x का वैल्यू निकालना है, और यह फर्स्ट सेट से बिलोंग करता है, इसलिए यह 13/4 इस 3/4 के प्री इमेज के वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट करता है। और हम यहाँ पर पिछले क्वेश्चन के आंसर की तरह हम यहाँ पर एक लास्ट लाइन को जो हमने लिखा था, क्या लिखा था यहाँ पर 13/4 इज प्री इमेज ऑफ 3/4, इस लाइन को हम अब इग्नोर करेंगे। ठीक है, यह सारे के सारे मीनिंग्स यहाँ पे सिंबल से ही एक्सप्रेस किए जाते हैं, और आपको सिंबॉलिक फॉर्म के आंसर को ही या सिंबॉलिक फॉर्म के स्टेटमेंट को ही आपको समझना है, उसके सिंबल्स को समझना है कि उससे क्या मीनिंग्स निकल रहे हैं। ठीक है, तो यह सब एक्स्ट्रा जो हम यहाँ पर स्टेटमेंट लिखेंगे या आंसर में कुछ इस तरह की बातें को अब हम इग्नोर करेंगे। ओके, अब हम आपको डोमेन, कोडोमेन और रेंज, इन फंक्शन के इन 3 इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में बताने जा रहे हैं। क्योंकि अगर हम इसके सारे फैक्ट्स को
मतलब डोमेन, कोडोमेन और रेंज के सारे मीनिंग्स को अगर हम यहाँ पर डिटेल से बताने लगेंगे तो यह लेक्चर काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो इसी लेक्चर को मतलब इसी फैक्ट्स को हम आगे के लेक्चर में आपको काफ़ी डिटेल्स में बताएंगे। फिलहाल हम यहाँ पे डोमेन, कोडोमेन और रेंज के मीनिंग्स को शॉर्ट में समझ लेते हैं एक डायग्राम के थ्रू। तो अगर हम यहाँ पर मान लेते हैं एक फंक्शन है, डायग्राम के थ्रू हम समझाने जा रहे हैं, बाद में हम इसको रियल एग्जांपल के थ्रू आपको अगले लेक्चर में बताएंगे। एक फंक्शन है f, सेट ए से सेट बी में 1 2 3 4 0, और यहाँ पे हम ले लेते हैं -1 7 9 11 13 14, ठीक है। और कुछ फंक्शन यहाँ पर इस तरह से डिफाइंड है। तो फिगर से आप आसानी से लिख सकते हैं यहाँ पर फंक्शन f सेट ए से सेट बी में डिफाइंड है, ठीक है। फंक्शन f सेट ए से सेट बी में डिफाइंड है। तो जब भी आपको एक फंक्शन एक सेट से दूसरे सेट में डिफाइंड दिया गया है ऐसा अगर दिया गया है तो पहला सेट पूरा का पूरा डोमेन कहलाता है। डोमेन ऑफ f, इसे शॉर्ट में लिखते हैं डोमेन ऑफ, हटा देते हैं f लिखते हैं। और यह अगर फंक्शन आपको दिया गया है कि एक सेट से दूसरे सेट में है तो फर्स्ट सेट पूरे के पूरे फंक्शन के डोमेन कहलाते हैं। ए मतलब फर्स्ट सेट। इससे ज़्यादा जो भी बातें हैं वो हम आपको अगले लेक्चर में बताएंगे, ठीक है। फिर अगर फंक्शन एक सेट से दूसरे सेट में दिए गए हैं तो जो बाद वाला सेट होता है मतलब लेटर सेट, वो पूरे के पूरे फंक्शन के कोडोमेन कहलाते हैं। तो यहाँ पर कोडोमेन ऑफ फंक्शन f कौन सा सेट होगा इस एग्जांपल में? b, जिसे हम लिख देते हैं लेटर सेट, ठीक है। आपको याद रखना है डोमेन, कोडोमेन, रेंज, ये सब सेट्स होते हैं। तो फंक्शन अगर एक सेट से दूसरे सेट में दिए गए हैं तो फर्स्ट सेट कंप्लीटली फंक्शन का डोमेन कहलाएगा, लेटर सेट कंप्लीटली फंक्शन का कोडोमेन कहलाएगा, और रेंज फंक्शन के अंडर जितने भी इमेजेज हैं उनके सेट्स कहलाते हैं। तो यहाँ पर रेंज f यह सेट होगा, सेट ऑफ ऑल इमेजेस अंडर फंक्शन। इसे हम लिख देते हैं सेट ऑफ ऑल द इमेजेस अंडर f। इस फंक्शन f के अंडर जितने भी पॉसिबल इमेजेज हैं इनके सेट्स फंक्शन के रेंज कहलाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इस एग्जांपल में आप देख सकते हैं कोडोमेन के यहाँ पर 3 एलिमेंट 7 9 और 11, यह किसी न किसी एलिमेंट्स के इमेज को रिप्रेजेंट करता है। तो इन सारे इमेजेस के कलेक्शंस 7 9 11, ठीक है। तो यहाँ पर इस फंक्शन के रेंज को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आज के लेक्चर के सारे फैक्ट्स आपको समझ में आए होंगे अच्छे से। तो इस लेक्चर को आज हम यहीं पर समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज के सारे फैक्ट्स बहुत ही अच्छे ढंग से समझ में आए होंगे। और अगर आपको हमारे लेक्चर्स अच्छे से समझ में आते हैं, इससे आप बहुत कुछ सीख पाते हैं, तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें, शेयर करें। साथ ही साथ अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब कर लें और इसके नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन कर लें, ताकि जो भी नए लेक्चर्स हमारे इस चैनल पर आएंगे तो आपको उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल पाएगा और आप इस तरह से अपने पढ़ाई को अच्छे ढंग से कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।